नमस्कार दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो आई होप एकदम अच्छे होंगे, मजे में होंगे और जो अपने चैप्टर चल रहे हैं उन्हें आप रिवाइज करते जा रहे होंगे। आप सभी को पता है हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है शेखावटी मिशन 100। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, अपनी पहली वीडियो में सब कुछ बताया इसके बारे में कि क्या है ये, और इसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान में भी हमने जो पहला चैप्टर है वो पूरा किया। सेकंड चैप्टर जो मानव तंत्र है वो हमने स्टार्ट कर दिया था, एक पार्ट पूरा हुआ क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मानव तंत्र वाला जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो लगभग 2 वीडियो तो लगेंगी इसके लिए, ठीक है। क्योंकि एक ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं, आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग उसको पूरा गेन नहीं कर पाते हो। तो जितना मैंने आपको बताया वो आप सबने रिपीट किया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि मुझे ये डाउट है, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी उसका आंसर होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप अभी भी जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आया है और पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो आपका पहला दायित्व यही है कि आप सबसे पहले जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये तो कहने वाली बात है भी नहीं कि आपको मैं बार बार कहूं कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2। तो इससे पहले एक बात और कि अगर आपने जो पहले वाली 2 वीडियो हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें पहले देखें, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं, या तो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करें, वहां से जाकर आप चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा या फिर आप जो चैनल है उसका प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको वहां पर जो वीडियो है वो मिल जाएंगी, तो आप जाएं उन वीडियोस को भी देखें ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। इसके अलावा हमारे साथ आप बने रहें क्योंकि हम इसको पूरा करवाने वाले हैं। आपका जो एक कोर्स है विज्ञान का ये मैं पूरा करवाने वाला हूं और बहुत जल्द अब हम स्पीडली चलेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे बात करते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि हम आ गए हैं, आप सभी को पता है कि हमने यहां तक ये पूरा कर लिया था। नंबर 41 तक जो क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कर लिए थे। धमनी और शिराओं में क्या अंतर है वो मैंने आपको बताया था। धमनी क्या होती है, इसका क्या अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी के बारे में, फुफ्फुसीय शिरा के बारे में, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। देखिए आपके जो पेपर है उसके अंदर बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट बना के भी दिए जा सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर के शुरू होने से पहले किस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे इसने पार्ट बनाया कि टिप्पणी करना है किस किस पर, आमाशय पर, अग्नाशय पर और यकृत पर, इन तीनों पर टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आमाशय की। तो क्या होता है आमाशय, आपको डायग्राम मैंने दिखाया है। तो ग्रास नली व ग्रहणी के बीच आहार नाल का फूला हुआ जे आकार का, कैसे आकार का, जे आकार का पेशीय भाग होता है। इसका आयतन 1.3 लीटर होता है। यह उदर गुहा में बाईं ओर, उदर गुहा में किधर, बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। और इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इधर देखो ध्यान से कि इस तरीके से मैंने बोला कि ये आपकी अगर आहार नाल का जो ग्रास नाल वाला भाग है उससे जब नीचे की तरफ आते हैं तो यूं इस तरीके से एक आकृति बनती है और इसे हम क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। ये हमारा कौन सा वाला भाग हो गया, ग्रासनाल वाला, ठीक है। और ये जो भाग है ये यहां पे कौन सा भाग है, ग्रहणी। तो मैंने यही बोला ग्रासनाल और ग्रहणी के मध्य, ग्रासनाल और ग्रहणी के बीच वाला आहार नाल का फूला हुआ भाग, क्लियर हो गया। इसके अलावा बाईं ओर देखिए मैंने पहले बोला था जो आपका राइट है वो यहां पर लेफ्ट होगा। जूलॉजी की बात करते हैं अगर बायोलॉजी में तो क्या होता है, लेफ्ट होता है, और जो आपका लेफ्ट होता है वो आप इधर इसमें क्या होता है चित्र में राइट होता है। तो इसका बायां भाग हो गया। तो बाईं ओर जे आकृति, ये देखिए इसकी आकृति बिल्कुल जे जैसी है, यहां से आए और यूं, जे ऐसे ही तो बनता है भाई, जे ऐसे ही तो बनता है, तो इसी के जैसा आकृति है। तो जे आकृति का पेशीय भाग होता है। आगे चलते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है।
कौन कौन से भाग होते हैं? वो 3 भाग हैं। एक तो होता है इसका कार्डियक, एक होता है इसे हम कहते हैं फंडस, और एक होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक। देखिए मैं यहां पे आपको एक डायग्राम बनाता हूं छोटा सा, समझना उसे। आप इस डायग्राम को ध्यान से समझना। ये अगर मैं आमाशय को ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं अपन, इस तरीके से मानते हैं, तो इसके 3 भाग हो गए, 1 2 और ये 3 भाग। ये वाला भाग सबसे पहले इसे हम कहते हैं कार्डियक, ये होता है इसका फंडस, और ये होता है इसका पाइलोरिक। 3 भागों में इसे डिवाइड किया जाता है, ये कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। तो ये 3 भाग हो गए। 3 भागों के बारे में क्या कहता है ये, कि जो कार्डियक होता है, बायां भाग, इससे ग्रसिका प्रवेश करती है, इसमें ग्रसिका यानी ग्रासनाल प्रवेश करती है या नहीं, दिख रहा है आपको चित्र में, क्लियर है, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग है तो ग्रसिका यहां प्रवेश कर रही है। जठर निर्गमी, जिसको हम पाइलोरिक कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? पाइलोरिक। आमाशय का दाहिना भाग, इस भाग से आमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। देखिए पाइलोरिक जो भाग है, यहां से छोटी आंत वाला भाग जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, और ये ग्रहणी किससे जुड़ी हुई है? इस पाइलोरिक वाले भाग से जुड़ी हुई है, क्लियर। फंडस कार्डियक और जठर निर्गमी भाग के बीच का भाग, इसके और इसके बीच का भाग जो क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। तो 3 भाग इसके मुख्य रूप से बांटे जाते हैं, और ये तीनों आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। आपको इसी तरीके से याद रखें। ये नाम थोड़े कठिन पड़ते हैं, जठरागम, जठर निर्गमी और फंडिस, ठीक है। इससे अच्छा आप ऐसे याद रखें, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, CFP याद रह जाएगा। आमाशय में 2 अवरोधनीय संकोचक पेशियां पाई जाती हैं, अवरोधनी पाई जाती हैं। देखिए अवरोधनी क्या होती है, कि किसी भी जो भोज्य पदार्थ है उसको आगे जाने से रोकने के लिए एक द्वार पाए जाते हैं। तो 2 होते हैं, एक होता है इस जगह और एक होता है इस जगह, 2 होते हैं। एक तो यहां पर होगा, तो इसको तो हम क्या कह रहेंगे? ग्रास नलिका अवरोधक, ग्रास नली में है, ग्रास नली के पास है, क्लियर। और एक होता है जठर निर्गमी अवरोधक, यानी कि पाइलोरिक जो भाग होता है वहां पर होता है ये। और ये क्या करते हैं, जब भोजन यहां पर होता है, इस आमाशय में होता है, इस भोजन को वापस जाने से ये रोकता है, और इस भोजन को आगे जाने से ये रोकता है, या जो आगे पहुंच गया भोजन उसको वापस आमाशय में आने से रोकता है। तो क्लियर रहेगा आपको। तो आपके सामने आमाशय कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अगला भाग है, अगला जो क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में देखें आप कि अग्नाशय क्या है? मानव शरीर में अग्नाशय आमाशय के नीचे, कहां पर? आमाशय के नीचे स्थित होता है। यह अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार, इंपॉर्टेंट, अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस नामक संरचना पाई जाती है। इसमें अल्फा बीटा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। पहला, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, पहली बात। दूसरा, लैंगरहैंस द्वीप समूह यहां पर पाए जाते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा और बीटा, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और अल्फा से तो ग्लूकागोन और बीटा से इंसुलिन का स्रावण होता है। किसका स्रावण होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। अब इनके कार्य क्या होते हैं इंसुलिन के और ग्लूकागोन के, उसे देखते हैं। देखिए ग्लूकागोन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहां पे ग्लूकोज होना चाहिए, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज को इंसुलिन किसमें चेंज करता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तथा ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। क्लियर रहेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है? इंसुलिन करता है। लेकिन ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज लाने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन करता है। तो क्लियर रहेगा ये बात आपको।
बिल्कुल क्लियर रहेगी। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है और इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। इंसुलिन की कमी होने पर रक्त या मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ेगी। आपके सामने है, अगर इंसुलिन की कमी हो गई, समझना ध्यान से, इंसुलिन की कमी हो गई तो शर्करा यानी कि ग्लूकोज किस में चेंज नहीं होगा, ग्लाइकोजन में। तो जब इसमें चेंज ही नहीं होगा तो मूत्र में या रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मधुमेह, या इसे दूसरा नाम देते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस। क्लियर। नेक्स्ट, यकृत के बारे में। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है कौन, यकृत, लिवर जिसे कहते हैं। यह त्रिभुजाकार 2 पालियों में विभाजित होती है। यह यकृत पालियों से मिलकर बना होता है। इनमें पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पित्त रस का। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। पित्त रस वसा के पायसीकरण का कार्य करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि यकृत में वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण होता है, बताया मैंने। इसके अलावा जो पित्त रस होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, केवल पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि आने की संभावना पूरी बनती है। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना नामांकित चित्र सहित समझाइए। तो सबसे पहले तो इसकी जो चित्र है वो बनाना आपको आना चाहिए। ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है। तो इसके डायग्राम को सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए आपके सामने इसका डायग्राम आ गया है। डायग्राम को समझो। इसमें एक तो आगे वाला ये भाग है, इसके आगे वाला प्यालेनुमा भाग। कैसा भाग है, प्यालेनुमा भाग है। इसके इस भाग को हमने क्या नाम दिया है, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। तथा जो बीच वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये 2 दिख रही हैं नलिकाएं। तो एक होती है अभिवाही, एक होती है अपवाही, दोनों होती है। एक यानी एफरेंट, एक होती है इफरेंट। एक में से रक्त अंदर की तरफ आता है, दूसरी में से बाहर की तरफ जाता है। इस तरीके से काम करती है। यहां से छनते हुए आगे की तरफ कुंडलित नलिका है जिसे हम कहते हैं समीपस्थ नलिका। कौन सी नलिका, समीपस्थ नलिका। पास है तो समीपस्थ नलिका। आगे बढ़ते हैं तो ये हेनले का लूप आता है, लूप ऑफ हेनले या हेनले पाश इसे कहते हैं। इसके 2 भुजा हो गई, एक अवरोही, अवरोही मतलब जहां नीचे की तरफ आ रहा है। आरोही का मतलब जहां ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, आरोहण या आरोही भुजा। आगे चलेंगे तो फिर दूसरी नलिका आती है जिसे हम कहते हैं दूरस्थ नलिका। क्या कहते हैं, दूरस्थ नलिका, डिस्टल। ठीक है, ये होता है प्रोक्सिमल, ये होता है डिस्टल। और इसके बाद में जो बचता है वो है संग्राहक नलिका। और संग्राहक नलिका कभी भी इसका भाग, नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। तो आपको इसका जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर होते हैं। समझ गए। आगे चलें तो इसे देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। इसमें है कि नेफ्रॉन, मानव शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं, बिल्कुल 2 किडनियां पाई जाती हैं, पता है आपको। प्रत्येक वृक्क में अनेक अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें की वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग प्याले समान संरचना जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये मैंने बताया आपको कि ये बोमेन संपुट वाला भाग है। बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर एक गुच्छा होता है, तो इनमें से जो रक्त आता है वो अधिक दबाव के साथ यहाँ रहेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जो छनित है, जो छनने वाला पदार्थ है वो नीचे की तरफ चला जाता है। आगे पढ़ेंगे इसकी पूरी क्रियाविधि में। इस केशिका गुच्छ का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। तो जो यूरिया अपशिष्ट युक्त अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। केशिका गुच्छ का दूसरा सिरा वृक्क शिरा से जुड़ा होता है।
नेफ्रॉन का शेष भाग नलिका के रूप में होता है। यह नलिका 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभेदित होती है, जिसे क्रम से समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। देखिए, समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद में यहाँ पे हेनले का लूप और फिर उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस तरीके से कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित भाग अंत में संग्रह नलिका या वाहिनी में खुलती है। वस्तुतः संग्रह वाहिनियां नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। ये बहुत जगह कंफ्यूजन होता है कि नेफ्रॉन का जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो उसके अंदर संग्राहक नलिका को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर याद रखो, आप इसको माइंड में बैठा लो कि नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है कौन? संग्राहक नलिका। तो कितने भाग हो गए? पहला बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये इसके भाग होते हैं। तो क्लियर रहेगा। इसके अलावा इसमें एक चीज देखिए, आप इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि ये वाली जो नलिका है, यानी जो एफरेंट है, वो थोड़ी मोटी है, देखिए, और ये है, इसका व्यास थोड़ा कम है, पतली है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब यहां से कोई मोटा पाइप लगा हुआ है, ऐसे समझे आप इसे कि जैसे मान लो कि कोई मोटा पाइप लगा हुआ है, तो भाई मोटे पाइप में से जब रक्त यहां अंदर की तरफ जाएगा और पतले पाइप में से बाहर निकलेगा तो अंदर दबाव बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा। और इसी दबाव के कारण जो रक्त की अशुद्धियां होती हैं वो यहां छनने लग जाती हैं और छनकर आगे की तरफ इस नलिका से होते हुए समीपस्थ कुंडलित नलिका में जाती हैं, फिर हेनले लूप में, फिर उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका में और फिर संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्राशय में वह पहुंच जाता है और मूत्र का निर्माण इसी तरीके से होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो एफरेंट होती है उसका व्यास अधिक होता है और इफरेंट का व्यास कम होता है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 2019 में आया हुआ प्रश्न है, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए या मूत्र निर्माण की गुच्छीय निस्यंदन क्रियाविधि को समझाइए। वही क्रियाविधि जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, क्या कि मूत्र निर्माण 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में होता है। कौन कौन सा? गुच्छीय निस्यंदन पहला, ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है वो, उसके बाद में पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और इसको कहते हैं श्रावण, सीक्रेशन, किसी का सीक्रेट करना। कितनी क्रियाएं होंगी? 3। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जीएफ, गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो गुच्छिकीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से अवशोषण होना, और श्रवण, सीक्रेशन। तो इस तरीके से 3 भागों में से बांटा जाता है। इसे देखते हैं। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। नेफ्रॉन में बोमेन संपुट में अभिवाही व अपवाही धमनियां मिलकर केशिका गुच्छ बनाती हैं। बोमेन संपुट की अभिवाही धमनी का व्यास ज्यादा तथा अपवाही का कम होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की है कि अभिवाही या एफरेंट का व्यास ज्यादा होता है और इफरेंट का व्यास कम होता है, अपवाही का कम होता है, जिससे बोमेन संपुट में दाब बढ़ जाता है। इसके कारण प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त छनकर बोमेन संपुट के पास की नलिका में आता है। छनित में ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि होते हैं। छनित में से आवश्यक तत्व पुनः अवशोषित हो जाते हैं। छनित का लगभग 1% भाग, कितना? केवल 1% शेष बचता है जो संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्राशय में आ जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में एकदम छोटी छोटी बातें हैं, सीधा सीधा आपको याद रखना है, माइंड में एकदम बैठा लो। किस तरीके से? 3 भाग होंगे, 3 चरणों में पूरा होगा। गुच्छिकीय निस्यंदन होगा, पुनः अवशोषण होगा, श्रवण होगा। सबसे पहले क्या होगा? अभिवाही और अपवाही जो धमनियां है उनके बारे में बताओ। अभिवाही धमनी है उसका व्यास ज्यादा होता है, अपवाही का व्यास कम होता है। इसी वजह से दाब बनेगा। दाब की वजह से प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त छनकर बोमेन संपुट के पास नलिकाओं में चला जाता है। इस छनित में ग्लूकोज, लवण, अमीनो एसिड ये सब होते हैं, यूरिया होता है।
इसका पुनः अवशोषण हो जाता है, दूसरी क्रिया, और लास्ट में इसका सीक्रेशन हो जाता है। देखिए एक एक को पढ़ते हैं। गुच्छीय निस्यंदन, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ग्लोमेरुलस में प्रवेश करने वाली अभिवाही धमनिका उससे बाहर निकलने वाली अपवाही धमनिका से अधिक चौड़ी होती है। यह बात मैंने आपको बता दी, बताई मैंने अभी आपको कि ये क्या होती है, अपवाही जो धमनी होती है उससे अधिक चौड़ी कौन होती है, अभिवाही, यानी एफरेंट बड़ी होती है किससे, ई से। आई, इसको ऐसे याद रखो, आई, आई मतलब आई को कैसे लिखेंगे अपन, ए ई, तो पहले ए आता है फिर ई, तो ए मतलब एफरेंट यानी कि अभिवाही, और ई फ्रेंट मतलब अपवाही, जो अपवाह कर रही है, जो बहा रही है, तो बहा रही है कौन, वो ई फ्रेंट हो गई, अधिक चौड़ी होती है। इसलिए जितना रुधिर ग्लोमेरुलस में प्रवेश करता है निश्चित समय में उतना रुधिर बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए केशिका गुच्छ में रुधिर का दबाव बढ़ जाता है। इस दबाव के कारण रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों के साथ ग्लूकोज, विटामिन, लवण, अमीनो एसिड तथा अन्य उपयोगी पदार्थ भी छनकर बोमेन संपुट में से पहुंच जाते हैं। बोमेन संपुट में पहुंचने वाले यह द्रव वृक्क निस्यंद कहलाता है। यह क्या कहलाता है, देखिए मैंने अभी आपको जैसे बताया, जैसे अभी अभी हमने बताया कि जो ग्लोमेरुलस की बात कर रहे थे हम, इस तरीके से प्यालेनुमा संरचना थी, यहां से कुछ ये आ रही थी और यहां से बाहर जा रही थी, इसको हमने एफरेंट या अभिवाही कहा, इसको हमने ईफ्रेंट या अपवाही धमनी कहा। यहां अंदर एक गुच्छा बना, इस तरीके से गुच्छा बन गया, तो जितना रक्त अंदर आ रहा है उतना बाहर नहीं जा पा रहा है, तो दबाव बना, दबाव के कारण जो ये निस्यंद है ये यहां से छनने लग गया, और इस छनित में जो आवश्यक पदार्थ हैं वो भी आगे की तरफ इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो अब एक बात बताओ, आवश्यक पदार्थ पहुंच जाएंगे तो उनकी तो जरूरत हमारे शरीर को है, तो उसे वापस से रोकना तो पड़ेगा, तो रोकने के लिए ही क्या होता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। वृक्क निस्यंद, समझना इसे, वृक्क निस्यंद द्रव बोमेन संपुट में से होकर वृक्क नलिका के अग्रभाग में पहुंचता है। इस भाग में ग्लूकोज, विटामिन, लवण, अमीनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। किसे किसे, ग्लूकोज, विटामिन, लवण, अमीनो एसिड तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। ये अवशोषित पदार्थ नलिका के चारों ओर फैली हुई कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचते हैं। इनके अवशोषण से वृक्क निस्यंदन में पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है, क्योंकि जो भी पदार्थ है वो खींच लिए गए तो पानी की सांद्रता अधिक हो जाती है। अब जल भी परासरण विधि द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है परासरण में क्या होता है। परासरण की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, परासरण में क्या होता है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं की गति, यही तो हम पढ़ते हैं कि विलायक के अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गति करना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो यहां पर भी यही होगा, जब पानी की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो वो कहां जाएगा, कम सांद्रता की तरफ, तो परासरण की विधि के द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है छोटा, कि जो पानी है या जल है वो किस विधि के द्वारा रुधिर में पहुंच जाता है, पुनः अवशोषण में। अगर पुनः अवशोषण की बात करता है तो किस विधि से, परासरण की विधि से। अगला प्रश्न, अगला जो पॉइंट है वो है श्रावण या सिक्रेशन। पुनः अवशोषण के बाद में इस वृक्क निस्यंद अवशेष द्रव में केवल अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जो मूत्र कहलाता है। यह मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर मूत्राशय की पेशियों के संकुचन से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये छोटी सी क्रियाएं हो गई। समझ में आया किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरा टाइम दिया है, अच्छे से इसको समझाया है आपको, तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? मानव में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखिए आरबीएससी 19 में 18 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, तो आने की संभावना इसकी भी बनती है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और किस तरीके से इसे
आपको करके आना है प्रश्न को। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, पहले तो उसकी परिभाषा देखें। उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त लवणों को बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं तथा उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर आया कि नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको हमारे शरीर से जो बाहर त्यागने की क्रिया है वो तो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन में जो अंग काम में आते हैं वो उत्सर्जन के अंग कहलाते हैं तथा इन अंगों का एक सामूहिक रूप सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्लियर रहेगा। कितने भागों में बांटा जाएगा, कौन कौन से इसके अंग होते हैं, तो मुख्य रूप से इसका वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, मूत्र वाहिनियां और मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग, चार जो अंग हैं वो मुख्य रूप से आप पढ़े जाएंगे। कौन कौन से, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम क्या कहता है आपको कि सबसे ऊपर का भाग ये दोनों किडनी, ठीक है, यहां पे, इसके बाद में ये मूत्र वाहिनी, यहां पर ये मूत्राशय तथा ये मूत्र मार्ग, तो चार भागों में चार जो इसके मुख्य अंग हैं उन्हें हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ऊपर की तरफ यहाँ एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है वो इसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ होती है, टोपीनुमा संरचना, ठीक है। और वही देखिए, ये चीज गलती नहीं करके आओगे कि ये बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क है। बायां जो आपका राइट होगा वो इनका लेफ्ट होगा, चित्र में जो आपका लेफ्ट है वो इसका राइट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। क्लियर। देखते हैं इसे, क्या कहता है कि वृक्क की संरचना बतानी है, तो वृक्क, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, बिल्कुल संख्या में कितने हो गए, दो हो गए टोटल, तो एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। यह है, दोनों वृक्क उदर गुहा में स्थित होते हैं। वृक्क गहरे भूरे रंग तथा सेम के बीज की आकृति के होते हैं, अर्थात इनकी बाहरी सतह उभरा हुआ तथा भीतरी सतह दबा हुआ। उभरा हुआ मतलब उत्तल, दबा हुआ मतलब अवतल, जिसके मध्य में एक छोटा सा गड्ढा होता है। इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा व मूत्र वाहिनी बाहर की तरफ निकलती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नंबर दिलवाती हैं पेपर में। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर कि आपने अगर इसे ध्यान से गौर से आप इसे देखेंगे, इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से इसे देखें, तो इस डायग्राम में जो वृक्क है का, ये वृक्क दिख रहा है, जो इसका ये वाला भाग यू देखिए धसा हुआ और बाहरी भाग है ये उभरा हुआ, दिख रहा है ना, ठीक है। इनका जो ये गड्ढे वाला नुमा भाग है इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कह रहे हैं, हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से होते हुए जो रुधिर वाहिनी है वो बाहर की तरफ निकलती है तथा मूत्र वाहिनी रुधिर वाहिनी अंदर की तरफ जाती है तथा मूत्र वाहिनी बाहर की तरफ आती है। वो आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, और ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि धमनी तो अंदर की तरफ प्रवेश करेगी, जो रुधिर लेकर जाएगी। इसके अलावा जो वृक्क शिरा तथा मूत्र वाहिनी है वो बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर। अगला आता है मूत्र वाहिनियां। ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है एवं गुहा सक्रिय होती है। इनकी भित्ति में क्रमाकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। ये क्रमाकुंचन और कहां पाया जाता है, आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर आपने पाचन तंत्र पढ़ा होगा जरूर आपने वहां पढ़ा होगा क्रमाकुंचन गति के बारे में, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट मूत्राशय की बात करते हैं, तो यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्र वाहिनियां आकर खुलती हैं। इनमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, जिसे कि मूत्राशय कहते हैं। संग्रहित करने वाला भाग हो गया। मूत्रमार्ग मूत्राशय का पश्च छोर सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। तो इस तरीके से मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया भी पढ़ ली, और इसका पूरे जो अंग हैं कौन कौन से काम आते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। अगला प्रश्न,
अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, आ सकता है आपके पेपर में कि श्वसन की क्रियाविधि को समझाइए, मानव श्वसन का नामांकित चित्र बनाइए। फटाफट फटाफट देखें, क्योंकि टाइम क्या है हमारे पास, कम है, और आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक वीडियो लगेगी उनमें केवल। इसी में क्या है, थोड़ा टाइम लगता है और समझाने वाली चीजें इसके अंदर ज्यादा हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो चले, मैं तो खुद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका, फटाफट फटाफट आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। नेक्स्ट, श्वसन की क्रियाविधि की बात करें तो मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि देखते हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। देखिए, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, साथ ही डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे कि वक्ष गुहिका का आयतन बढ़ने से वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः बाहरी अधिक दाब की वायु नासा से होते हुए अंदर प्रवेश कर कूपिकाओं को भर देती है। कूपिकाओं में रक्त केशिकाओं का सघन जाल होता है, रक्त केशिकाओं का सघन जाल होता है। यहाँ ऑक्सीजन कूपिकाओं की महीन झिल्ली से रक्त में विसरित होती है, विसरित हो जाती है। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर इसे कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। समझना इस क्रिया को, मैंने क्या बोला। सबसे पहले जो हमारा डायफ्राम होता है वो इस तरीके से होता है। जब हम ये डायफ्राम चपटा हो जाता है, देखो ध्यान से, जब ये डायफ्राम चपटा हो जाता है और जो पसलियां होती हैं वो पसलियां ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। आप जब सांस अंदर लेते हो, आप खुद एक बार नोटिस करो कि आपका जो पसलियां है वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। ये डायफ्राम आप ये है चपटा हो जाता है, तो अंदर का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो आयतन में तो क्या होती है, वृद्धि, और अंदर का जो दाब है, दाब में क्या हो जाती है, कमी। तो जब दाब में कमी आएगी तो बाहर दाब क्या है, अधिक। तो बाहर से अंदर की तरफ वायु जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अधिक दाब से कम दाब की तरफ हमेशा जाएगी। तो जब वायु अंदर की तरफ जाती है वो कहां जाएगी, वायु हमारी कूपिकाओं में जाएगी। कूपिकाओं में जाकर जो रक्त है, रक्त में जो हमारे आरबीसी है, उस आरबीसी में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच जाती है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त जो हमने भोजन किया, उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रक्त में विसरित हो जाती है तथा रक्त प्लाज्मा में मौजूद जल में विलय हो जाती है और रक्त द्वारा फेफड़ों तक लाई जाती है तथा जहां कूपिकाओं की झिल्लियों में कूपिकाओं में विसरित होकर बाहर निकाल दी जाती है। श्वास बाहर निकालते समय पसलियां अंदर की तरफ चली जाती हैं तथा डायफ्राम गुंबदाकार होकर वक्ष गुहा का आयतन कम कर देता है। आयतन कम होने से वक्ष गुहा के अंदर वायुदाब बाहर की अपेक्षा अधिक हो जाता है और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को नासा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहां तक समझ में आई ये क्रिया। मैंने क्या बोला, पहले वाले में आयतन बढ़ गया था क्योंकि ये चपटा हुआ, वो ऊपर की तरफ उठी पसलियां, तो आयतन बढ़ गया तो दाब हो गया कम। क्लियर। लेकिन इस बार क्या होगा, इस वाली क्रिया में क्या होगा कि जो ये डायफ्राम पहले चपटा था ये वापस से अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। पसलियां वापस से नीचे की तरफ आ जाएंगी तो जो अंदर का आयतन है वो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आयतन कम होगा, जब आयतन में कमी आएगी तो दाब में क्या होगी, वृद्धि। और जब दाब में वृद्धि होगी तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ जो वायु कहां चली जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये तो एक सिंपल सी क्रिया हो गई। इसके अलावा जब हमने अंदर वायु ग्रहण की थी तब तो क्या बना था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बना था। लेकिन जब बाहर की तरफ वायु जा रही है तो उस वक्त उस वायु में किसकी मात्रा अधिक है, CO2 की मात्रा अधिक है। और इस CO2 को भी
किसकी वजह से? इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसके साथ जुड़कर ये आ जाती है और बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी क्रिया समझ में आई आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि श्वास नली में सी आकृति के उपास्थि के अधूरे छल्ले होते हैं, जो इनमें वायु न होने पर दीवारों को पिचकने से रोकते हैं। इस फलस्वरूप वायु की अनुपस्थिति में यह नली पिचकने से बच जाती है। ये छल्ले वायु कोशों में अनुपस्थित होते हैं। देखिए ध्यान से, जो हमारी श्वास नली या ट्रेकिया होती है, जो हमारी एक ट्रेकिया है जहां से आगे जाकर इस तरीके से दो भागों में बट के ये फेफड़े बनते हैं, ये आपको पता है। तो इस ट्रेकिया में यहां पर इस तरीके से आप हाथ लगाकर भी देख सकते हैं, उपास्थि आपके गले में सी आकृति के जो छल्ले होते हैं, ये छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होता है कि अगर यहां पर जब वायु नहीं होती है तो भी ये जो ट्रेकिया है वो आपकी पिचकती नहीं है, जिस आकृति में उसी आकृति में बनी रहती है। क्लियर रहेगा? अगला प्रश्न, अगला कहता है श्वसन क्रिया विधि। श्वसन प्रक्रिया में बाह्य तथा आंतरिक श्वसन में अंतर लिखिए। तो बाह्य और आंतरिक श्वसन दोनों मैंने अभी अभी बता दिए हैं आपको। दोबारा आपको सिर्फ एक बार रीड करता हूं कि श्वसन प्रक्रिया वायुमंडल व कूपिकाओं के बीच ऋणात्मक दाब प्रवणता व डायफ्राम के संकुचन पर निर्भर करती है। क्लियर? श्वसन प्रक्रिया में दो स्तर होते हैं, बाह्य और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या कहता है? यह श्वसन हवा से भरी कूपिकाओं व कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर के मध्य गैसों के आंशिक दाब में अंतर के कारण होता है। इसमें CO2 गैस को बाहर छोड़ा जाता है। बाह्य श्वसन में हो गया। आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि यह श्वसन कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त व ऊतकों के बीच विसरण के माध्यम से होता है। इसमें ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया जाता है। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मानव नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरीके से आपको नामांकित चित्र बनाना है। अब इसमें कौन कौन से अंगक होते हैं, ये पूरा तंत्र है, इस तंत्र में कौन कौन से अंग हैं आप उन्हें एक बार देख सकते हैं। देखिए, प्राथमिक जो जनन अंग है वो नर का जो प्राथमिक जनन अंग हो गया वो कौन हो गए? वृषण हो गए, टेस्टिस जिसे कहते हैं। टेस्टिस होते हैं जो कि किस में उपस्थित होते हैं? वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। इन वृषण कोश के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इससे नलिका निकलती है। इस नलिका का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी नलिका। यहां से इसके अंदर छोटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे जाने के बाद में जो शुक्राणु है वो शुक्राशय में इकट्ठे होकर वहां पर रहते हैं। इसके बाद में यह नलिका आगे की तरफ बढ़ी। यहां पर एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके अलावा यही नलिका आगे जो शिश्न होता है, ठीक है, जो पेनिस होता है, उसमें से होते हुए और बाहर की तरफ निकलती है। अब आपने यहां पर देखा होगा कि जो मूत्राशय है उससे निकलने वाली है नलिका भी एक, जो शुक्राशय है इस शुक्राशय से निकलने वाली नलिका भी, ठीक है। इसके अलावा जो यहां से बनकर आ रहे हैं ये नलिका भी आगे की तरफ। इसके अलावा प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उससे निकलने वाली नलिका भी। इन सभी को एक ही नलिका के माध्यम से शिश्न से बाहर निकाला जाता है। यानी इसका जो आउट है वो आउटर है वो सिर्फ एक ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसको भी कि जो आउटर है वो एक ही होता है, चाहे आप मूत्र का निष्कासन करें या फिर जो सीमन है यानी कि जो वीर्य का निर्माण होगा उसका जो स्खलन होगा वो भी उसी छिद्र के द्वारा या उसी नलिका के द्वारा बाहर होता है। इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रखा है अगले क्रम में। अगला प्रश्न कह रहा है मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक लैंगिक अंग का वर्णन कीजिए। जो ऊपर हमने पढ़ा उसी के बारे में हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। देखो, आप मानव की बात कर रहा है तो नर और मादा दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे यहां पर। तो वृषण की हम बात करते हैं तो मानव नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है। पहली बात, वृषण दो होते हैं, क्लियर आपको पता है। इनका रंग गुलाबी या आकृति में अंडाकार होते हैं। दोनों वृषण उदर गुहा में बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? वृषण कोष या स्क्रोटल सैक।
स्क्रोटल सैक कहते हैं इसे। वृषण में पाई जाने वाली नलिकाओं को शुक्र जनन नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो वृषण की इकाई होती हैं। जैसे जो हमने पढ़ा नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है, कमेंट बॉक्स में बताना, ऊपर जाके मत देखो, नकल नहीं करना। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है पता होना चाहिए आपको। उसी तरीके से जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है या शुक्र जनन नलिका, ये किसकी इकाई होती है, वृषण की इकाई होती है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मैंने बताया। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी वृषण में बनता है, जो लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण करता है, और इसके बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं। टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने कल भी बताया था आपको। अब देखिए, जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में होंगे, शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो शुक्राणुओं का निर्माण है उसके लिए 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी चाहिए। तो हमारे शरीर का तापमान है उससे कम से कम 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए तापमान, तभी शुक्राणु जीवित रह पाते हैं। इसी वजह से ये जो क्या होते हैं, थैलीनुमा संरचना में बाहर की तरफ होते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भी यहां से होता है, जो कि यौनारंभ के लक्षण या द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का निर्माण भी करते हैं। और द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है, नर में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं, वर्णन कीजिए। 2020 सप्लीमेंट्री में आया हुआ क्वेश्चन है आरबीएससी में। अभी तो हमने पढ़ा प्राथमिक अंग कौन सा हो गया, वृषण हो गया। द्वितीयक कौन से होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक लैंगिक अंग के अलावा जो भी अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाएंगे। कौन कौन से होंगे, वृषण कोश, जिसके बारे में हम जानते हैं। क्या 2 वृषण पाए जाते हैं, उदर गुहा से बाहर एक थैलेनुमा में स्थित होते हैं, वृषण कोश कहते हैं जिसे। एक ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है, जो वृषण कोश होता है वो ताप नियंत्रक की भांति कार्य करता है। वृषणों का तापमान शरीर से बाहर 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है, नीचे बनाए रखता है। यह तापमान शुक्राणुओं के विकास के लिए उपयुक्त होता है, आप सब जानते हो। नेक्स्ट, शुक्रवाहिनी, ऐसी वाहिनी जो शुक्राणुओं का वहन करती है, शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है, बिल्कुल आपको पता है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिनी शुक्राशय से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। क्लियर। शुक्राशय भाई एक थैलीनुमा संरचना है, जिसके अंदर शुक्राशय में एक तरल पदार्थ का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं, सीमन कहते हैं। सीमन के निर्माण में मदद करता है। इसके साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति भी प्रदान करता है। अगला, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होगा, यह अखरोट के समान की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है तथा वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। यह वीर्य के स्कंदन को भी रोकता है। यह बहिस्रावी ग्रंथि है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या हो गई, जो कि शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। इसका एक स्राव होता है इससे विशेष पदार्थ का, और वीर्य के निर्माण में मदद करता है, यानी सीमन यहां पर बनता है। और यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। आप अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी बात करेंगे। मूत्रमार्ग, इसके बाद में प्रोस्टेट के बाद में मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग में क्या होगा, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकलकर स्खलन वाहिनी से निकलकर मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग बनाती है, जो शिश्न के शिखर तक मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। और यह एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों मार्ग एक ही नलिका से होते हुए बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, शिश्न, जिसे हम पेनिस कहते हैं, पुरुष का मैथुनी अंग है, जो कि लंबा सकरा बेलनाकार उत्थानशील होता है। यह वृषणों के बीच लटका रहता है। इसके आगे का शिरा फूला हुआ या अत्यधिक संवेदी होता है, जिसे कि शिश्न मुंड कहते हैं।
सामान्य अवस्था में शिथिल व छोटा होता है तथा मूत्र विसर्जन का कार्य करता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य को मादा के जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये सब क्या हो गए हैं आपके द्वितीयक या द्वितीय जो लैंगिक अंग हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। तो इसी के साथ जो नर जनन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाता है आपका। अगला प्रश्न, रक्त की संरचना संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रक्त की संरचना के बारे में क्या बताना है कि रक्त में कौन कौन से भाग होते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, जो आवश्यक पोषक तत्व या ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट पदार्थों में CO2 का परिवहन करता है, जो हम जानते हैं। रक्त की संरचना एक तरल संयोजी ऊतक, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो हमारे शरीर में इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। पीएच इसका 7.4 या हल्का क्षारीय है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा कि रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेकर 7 तक और 7 से लेकर 14, इससे इधर आएंगे पीएच में कमी आएगी और ये क्या होंगे, अम्लीयता जो है वो बढ़ती है, और इधर जाते हैं तो क्या बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है। 7 से जो अधिक होगा वो सब क्या कहलाएंगे, क्षारीय, और 7 से जो कम होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। क्लियर, पीएच स्केल पे मान, तो इसका क्या है 7.4, 7 से अधिक है तो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण भ्रूणावस्था में नवजात में शिशु के प्लीहा में तथा वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में होता है। और प्लीहा के बारे में हमने कल भी बात की थी कि प्लीहा को क्या कहते हैं, बताइए, आप बताओगे कमेंट करके। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखें, उस वीडियो में हमने बात की है प्लीहा के बारे में भी। नेक्स्ट, 2 भाग होते हैं, कोशिकाएं या कणिकाएं जिसे कहते हैं तथा प्लाज्मा। तो कणिकाओं की बात करें तो 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। पहला रक्ताणु आरबीसी, या इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट ये कुल रुधिर कोशिकाओं का 99% भाग बनाती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, के कारण रुधिर का लाल रंग होता है। इसी के कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है तथा मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट, लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ये अपवाद है, याद रखना। क्या बोला मैंने, हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में पाया जाता है। औसत आयु 120 दिन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसका रंग लाल होता है। क्लियर। श्वेताणु या WBC जिसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट, जैसे इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, तो इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षित करना या इसका प्रतिरक्षी का निर्माण करना। निर्माण इसका भी लाल अस्थि मज्जा में, जीवन काल 5 से 7 दिन का होता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में। एक होती है कणिका में ग्रेन्युलोसाइट, एक होती है अकणिका में अग्रेन्युलोसाइट। कणिका में 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स तथा बेसोफिल्स। ठीक है, ये होती है अकणिकीय, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। क्लियर। संख्या में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं। लिम्फोसाइट जो होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। इधर देख लो कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और किलर सेल्स, मारक कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और किलर सेल्स। मोनोसाइट्स होती हैं जो कि मैक्रोफेजेस का निर्माण करती हैं, वृहद भक्षकाणुओं का निर्माण करती हैं, जो बाहर से आने वाले जितने भी ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे, एंटीजेंस जिन्हें बोलेंगे, उनको खत्म करने का कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या जिन्हें कहते हैं बिंबाणु या प्लेटलेट्स, एक ही बात है, प्लेटलेट्स।
रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती हैं और जीवन काल इनका कितना होता है, लगभग 10 दिन का होता है। कौन? थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जिनका नाम है। तो इस तरीके से 3 ये हो गई। नेक्स्ट अगला जिसे हम कह रहे हैं मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र को समझाइए। देखिए कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र समझाया था कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र किस तरीके से होता है, 2 बार किस तरीके से चक्कर काटता है, वो कल मैंने आपको समझा दिया था। आज क्या है इसमें लिखा हुआ देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में बोल रहा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा CO2 पोषक पदार्थ व उत्सर्जी पदार्थों व स्रावी पदार्थों को शरीर के बाहर एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। किस किस को? ऑक्सीजन, CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में जो तंत्र चाहिए या जिसकी मदद चाहिए उसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इसीलिए यह कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र के घटक में रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनियां ये होती हैं। रुधिर के अतिरिक्त अन्य द्रव होता है जिसे हम लसिका कहते हैं। लसिका रक्त का छना हुआ भाग होता है जिसमें आरबीसी का अभाव होता है। लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र कहलाता है जो कि खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र में रुधिर एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्र है जो रुधिर को निरंतर रुधिर वाहिनियों में पंप करता रहता है। और ये सभी बातें हम कल कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने सिर्फ आपको ये रीड करके बताया है। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो जाकर देखें। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कल मैंने क्या कहा था। दोहरे परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बताया कि कल हृदय की संरचना पढ़ी कि 2 ऊपर आलिंद हैं और नीचे 2 निलय हैं, ये हमने कल पढ़ा। 2 आलिंद और 2 निलय। यहाँ पे होता क्या है कि शुद्ध रक्त है वो किस तरफ? लेफ्ट साइड में, इधर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और राइट साइड से क्या होता है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यहां हमारे फुफ्फुस मानते हैं, ठीक है। तो हमारे फुफ्फुस से शुद्ध होकर जो रक्त है वो कहां आ जाता है? इस आलिंद में आता है। सबसे पहले ऊपर वाले आलिंद में आएगा। आलिंद से होता हुआ नीचे यहाँ पर जो कपाट होते हैं वो खुलते हैं, खुलकर ही नीचे निलय में आएगा तथा निलय से होता हुआ यह जो रक्त है, यह रक्त ये कहां? पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। समझो, ये यहां से पंप कर दिया गया, कहां पे गया? धमनी के द्वारा होता हुआ पूरे शरीर में गया, पूरे ऊतकों में गया। फिर यहां पर से वापस से यह पूरा जो है वो महाशिरा के द्वारा कहां पहुंच जाता है? इस जगह पहुंच जाता है, इस आलिंद में, राइट वाले आलिंद में। तथा यहां से वापस से पंप किया जाता है नीचे इस निलय से और शुद्ध होने के लिए कहां चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। तो इस रक्त, ये जो रक्त है इस हृदय में 2 बार आया, एक बार इधर से आया, एक बार इधर से आया, यानी शरीर से होता हुआ इस वाले आलिंद में आया और यहां से फुफ्फुस से होता हुआ इस वाले आलिंद में आया, बाएं आलिंद में आया। तो 2 बार आया। तो इसी वजह से इस परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अलावा मैंने कल धमनी और शिराओं की जब बात की थी तो मैंने बोला कि धमनियां वो होती हैं जो हृदय से बॉडी की तरफ, यानी हार्ट टू बॉडी लेकर जो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सभी धमनियां होती हैं। और जो रक्त को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? शिरा कहलाती हैं। अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब चाहे वो महाशिरा हो और चाहे वो फुफ्फुसीय शिरा हो, क्योंकि बहुत बार आप कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से याद रखोगे कि जहां शुद्ध रुधिर बहता है वो सब धमनियां हैं और जहां अशुद्ध रुधिर बहता है वो सभी शिराएं हैं, तो फिर आपके सामने 2 एग्जांपल आएंगे कि फुफ्फुसीय शिरा, नाम तो शिरा है लेकिन शुद्ध रुधिर है, ठीक है, अपवाद हो गया। दूसरा फुफ्फुसीय धमनी, नाम तो धमनी है लेकिन अशुद्ध रुधिर बहता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा।
तो इसीलिए दिमाग को कंफ्यूजन खत्म करो और क्या वो समझो कि हार्ट से बॉडी पे की तरफ जो भी लेकर जाएगा वो धमनी है, जो हार्ट में पंप किया जाएगा, धमनी। अब देखिए हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं धमनी, हार्ट से बॉडी यानी कि और किसी अंग की तरफ पहुंचा, हार्ट से जो यहाँ पे पंप हुआ ये देखिए पूरा, तो ये भी कौन सी, महाधमनी है या नहीं। ऐसे ही बॉडी से हार्ट, इस बॉडी से हार्ट की तरफ महाशिरा पहुंची, बॉडी से हार्ट, इस बॉडी से हार्ट की तरफ फुफ्फुसी है, शिरा, ये भी शिरा है। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, रक्त के प्रमुख कार्य बताइए। अच्छा प्रश्न, छोटा सा, फटाफट देखते हैं। ऑक्सीजन CO2 का शरीर व वातावरण के बीच आदान प्रदान करना, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना, परिवहन का कार्य करता है, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य करना, हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से लक्ष्य अंग तक पहुंचाना, रोगों से रक्षा प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना तथा शरीर का pH नियंत्रित करना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रक्त के कार्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मादा जनन तंत्र। देखिए 3 प्रश्न और बच रहे हैं आपके, तो मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को आज ही खत्म करें, इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। अब ये थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को मजा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा। विश्वास करें, आप ये सब पूरा वीडियो देखने के बाद में जब आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमें सब कुछ आ रहा है और हमें सब कुछ याद हो चुका है। तो टेंशन नहीं लें, ऐसे ही मजे मजे में हम पूरा कोर्स कर लेंगे। देखें इसे, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। जिस तरीके से हमने नर जनन तंत्र को पढ़ा उसी तरीके से इसे देखते हैं कि जैसे उसमें दोनों में देखिए अंतर करता जाऊंगा यही, ताकि क्लियर हो जाएगा। वहां पर हमने वृषण देखे थे, एक जोड़ी वृषण, यहां पर अंडाशय, क्लियर। जैसे वहां पर हमने शुक्रवाहिनियां देखी थी, यहां क्या होंगी, अंडवाहिनियां, क्योंकि वहां शुक्राणुओं का निर्माण हुआ था, यहां अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये भी क्लियर हो गया। इसे हम क्या कह रहे हैं, ये जो नलिका है इसे हम फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। यहां पर ये भाग क्या कहलाता है, चौड़ा भाग इसका गर्भाशय कहलाएगा, ये ग्रीवा तथा ये योनि या वेजाइना। देखिए जैसे हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र में प्राथमिक जो अंग था वो क्या था, वृषण थे, टेस्टिस। यहां पर प्राथमिक जो अंग है वो क्या है, अंडाशय। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये 2 प्रमुख कार्य करते हैं, क्या, पहला मादा जनन कोशिकाओं या अंडाणुओं का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा है एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करना। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंडाणु परिपक्व होता है। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडाणु गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा पर योनि में, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। देखिए क्या बोला है इसने, कहा गया है कि एक जोड़ी अंडाशय होंगे, पहली लाइन। दूसरा, अंडाशय का कार्य क्या होगा, एक तो अंडाणुओं का निर्माण करना तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। दोनों, ये भी वही जैसे वहां पर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण हो रहा था, यहां पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होगा। नेक्स्ट ये बोला कि अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु शुरू से होते हैं, जन्म से पूर्व से, जन्म से पहले ही जो इसका निर्माण हो जाता है उस वक्त अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो कि प्रत्येक माह परिपक्व होते हुए यौनारंभ जब चालू होता है तो हर मंथ एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा वो आगे फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे की तरफ यहां आ जाता है। क्लियर। अगर इसका निषेचन हो जाता है तो यह प्रक्रिया यहां रुक जाती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो यह शरीर से बाहर होते हुए निकाल दिया जाता है, जिसे कि हम मासिक स्राव कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं जिसे। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहां तक समझ में आया।
ये बीच का जो चौड़ा हुआ भाग है, थैलेनुमा संरचना है, इसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, यूट्रस कहते हैं, जो कि आगे की तरफ से ग्रीवा तथा बाहर योनि में खुलता है। अगला, मादा में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं समझाइए। तो जिस तरीके से वहां पे द्वितीयक अंग हमने पढ़े थे, वैसे ही यहां पर, वहां पे था शुक्रवाहिनी, तो यहां पर कौन है? अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, ये 3 अंग हम पढ़ रहे हैं यहां पर। अंडवाहिनी का काम क्या होगा? जो वहां पर शुक्रवाहिनी का था। अंडाशय के समीप एक पतली एक नली अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीपाकार होता है। यह अंडाशय के निचले अंडों को अपने में ले लेता है तथा भित्ति कुंचनशील रोम युक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडा गर्भाशय की ओर गमन करता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में ही होती है। दोनों अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती हैं। फिर गर्भाशय आ जाता है, तो ये क्या हुआ? नाशपाती के आकार का पेशीय मोटी दीवार वाली थैलेनुमा संरचना होती है, जो उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होती है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। गर्भाशय का निचला सिरा संकीर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है। यह बाह्य द्वार द्वारा योनि में खुलता है। अंतिम भाग जिसे क्या कहेंगे? योनि या विजाइना। गर्भाशय ग्रीवा आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका रूपी संरचना का निर्माण करती है, जिससे कि हम योनि या विजाइना कहते हैं, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और लैक्टिक अम्ल के निर्माण की वजह से ही जो जीवाणु है, जो अन्य बैक्टीरिया जो होते हैं, वो नष्ट कर दिए जाते हैं, ताकि वहां पर कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। क्लियर रहेगा? अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य में प्रजनन की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। मानव प्रजनन की 2 अवस्थाओं को समझाइए। प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला है युग्मक जनन। युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक शुक्राणु और अंडाणु। अभी जो हम पढ़े हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कहां से होता है? टेस्टिस से होता है, तथा इसका निर्माण ओवेरी से होता है, अंडाशय से होता है। नर में वृषण में शुक्राणु का निर्माण की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है, तथा इसी प्रकार मादा में अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंडजनन कहलाती है। इसको कहते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसे कहते हैं हम oogenesis। शुक्राणु में अंडाणु दोनों युग्मक अगुणित होते हैं, एन होते हैं, अगुणित होते हैं। क्लियर? फिर होता है निषेचन की क्रिया। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का आपस में मिलना क्या कहते हैं? निषेचन कहलाता है। अर्थात नर के द्वारा मैथुन क्रिया की सहायता से मादा के शरीर में शुक्राणु छोड़ने के फलस्वरूप अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित अंडाणु से मिलन होना निषेचन कहलाता है। ऐसा निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। निषेचन फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होता है। क्या कहा है मैंने? समझो, एक एन स्पर्म का, यानी एक तरफ से स्पर्म एक तरफ से ओवम, जैसे हम अंडाणु कह रहे हैं, ये जब स्पर्म मादा के शरीर में अंदर स्खलित किया जाता है, स्पर्म अंदर पहुंचता है, तो इसकी और इसकी क्रिया होती है। इन दोनों की जब क्रिया होती है, कहां होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी। फैलोपियन ट्यूब में इन दोनों की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन के फलस्वरूप ही क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज, या जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ये अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है, लेकिन जो जाइगोट होता है वह द्विगुणित होता है, 2n होता है। क्लियर रहेगा? अगला चलते हैं, विदलन या भ्रूण का रोपण। निषेचन के द्वारा निर्मित युग्मनज में एक के बाद एक समसूत्री विभाजन होता है। एक संरचना बनती है जिसे हम कोरक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक कहते हैं। कोरक का मतलब ब्लास्टुला। इसके बाद यह कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। इसे भ्रूण का रोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन
कहते हैं इसे। फिर होता है प्रसव। तो नवजात शिशु मादा के शरीर से बाहर आना प्रसव कहलाता है। भ्रूण के रोपण के पश्चात यह भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर शिशु जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो इसी के साथ ये चारों चीजें समझ में आई कि आपको युग्मक जनन पहले, जहां पे युग्मकों का निर्माण, फिर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होगी, आंतरिक निषेचन कहलाएंगे। युग्मनज का निर्माण होगा जो कि द्विगुणित होगा, फिर विदलन होगा और भ्रूण का रोपण होगा, और उसके बाद में प्रसव की क्रिया होगी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपका, जो कि आपको पता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कल जो वीडियो थी उसके अंदर बता दिया है कि चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इस तरीके से आपको ये चारों बता दिए थे। दंत सूत्र के बारे में भी मैंने बताया था, 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। वयस्क में कितने होते हैं? 32। अगर बच्चे की बात करता है और आपसे पूछ लेता है तो आप क्या लिखोगे? 2102 बटे 2102 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? टोटल 20 दांत हो जाते हैं, यानी कि 12 दांत ऐसे होते हैं। जो 12 दांत हैं वो ऐसे होते हैं जीवन में एक बार ही आते हैं। वैसे हम द्विबार दंती होते हैं, कल मैंने बात की थी आपसे। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। माना कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो आपने पूरी देखी, उसके बाद में आपको ये चैप्टर एक बार फिर से रिपीट करना है, क्योंकि यहां से जो प्रश्न है वो बड़ा प्रश्न भी आएगा, छोटे प्रश्न भी आएंगे। बहुत अधिक अंक जो बाहर है वो लेकर बैठा हुआ है ये चैप्टर, इसलिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर को पूरा पढ़ो, समझ में जो भी बात नहीं आती है वो कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो कैसी लगती है वो भी बताएं। इसके अलावा और क्या प्रयास मैं कर सकता हूं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा जो आपका नया चैप्टर है, जो अगला जो चैप्टर होगा वो आनुवांशिक का होगा, तो उसको हम कल लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिपीट करते रहें। अब आपका एग्जाम आने वाला है तो कोई ढील नहीं, आप मेहनत करें, मैं मेहनत कर रहा हूं, मिलके इतनी मेहनत करेंगे कि जो हमारे अंक हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।